पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, एक सबसे फेमस हमारा जो टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज यूक्लिड्स ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये दोस्तों क्लास 9th का चैप्टर 5th स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों आपको 5th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसके बिना आप चैप्टर 5th सोल्व नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है स्टेटमेंट, ठीक है। अब दोस्तों आप कहोगे आप यहाँ पर यूक्लिड का ज्योमेट्री नहीं पढ़ाकर स्टेटमेंट यानी कि इंग्लिश पर क्यों पहुंच गए हैं, स्टेटमेंट पर क्यों पहुंच गए हैं? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या चीज आती है वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों सबसे जो मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा एक्सियम्स, ठीक है। सेकेंड टॉपिक की बात की जाए तो हमारा पोस्टुलेट। ये दोस्तों आपको नेम्स याद करने पड़ेंगे, इनकी मैं आपको बाद में मीनिंग बताने वाला हूँ या ये क्या होते हैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बीच में से छोड़कर मत जाना दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। यहाँ पर बात करें थर्ड टॉपिक की, तो थर्ड टॉपिक हमारा आता है थ्योरम। जो भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बता रहा हूँ ये सभी टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। फोर्थ टॉपिक की बात करें तो कोरोलरी, ठीक है। यहाँ पर इतने ये जो 4 टॉपिक है दोस्तों ये कवर करने वाला हूँ, साथ में स्टेटमेंट भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये 4 टॉपिक जो है ये चारों को रिलेट करते हैं हमारे यूक्लिड्स जियोमेट्री में। यानी कि यूक्लिड्स जियोमेट्री में 4 चीज ऐसी होती है जो आपको पता होना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं स्टेटमेंट की, ठीक है। यहाँ पर इन्हें रब कर देते हैं, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे धीरे धीरे जब हम सोल्व करते जाएंगे स्टेटमेंट और ये सब, उसके बाद हम एक्सियम और पोस्टुलेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की दोस्तों मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट का मतलब सीखिएगा, ठीक है, मतलब जानिएगा। यहाँ पर दिया गया है एक सेंटेंस, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। तो दोस्तों अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। साथ ही में सेंटेंस को उन्हें भी कहते हैं हम जो हमारे जज नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी कि हम उन्हें जज नहीं कर सकते वो सही है या गलत है, ठीक है। वी आर अनेबल टू जज the sentence that are right or wrong, ठीक है। and the sentence in which we are able to judge the sentence that are true or false, then the sentence is called the statement, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो यहाँ पर जज हो रहा है कि वो सही है या गलत है तो वो हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा। यानी कि जो सेंटेंस दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अ सेंटेंस विच कैनॉट बी जज्ड, ठीक है, विच कैनॉट बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज डज नॉट कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई सा सेंटेंस जज नहीं होता है यानी कि अगर वो या सही है या गलत है ऐसा हम जज नहीं कर सकते हैं उसे, या हमें पता नहीं है, ठीक है, हम उसे जज नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, इट डजंट कॉल्ड अ स्टेटमेंट बट इफ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से बात को सुनेगा, अगर सेंटेंस कोई सा भी सेंटेंस जज कर सकते हैं हम उसे कि वो सही है या गलत है तो वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम इसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो एक दोस्तों छोटी सी बात है, स्टेटमेंट वही कहलाता है जिसे हम जज कर सकते हैं या वो सही है या गलत है। तो ठीक है, आप 2 चीज से इसे परख सकते हो कि स्टेटमेंट इक्वल टू हम उसे जज कर सकते हैं सही या गलत के तौर पर। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो 3 एग्जाम्पल टोटल मैंने यहाँ पर लिए हैं। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम इसे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल होता है इसके 3 एंगल होते हैं, 1,
2, 3। अब इनका इंटीरियर एंगल कितना होता है हमारा, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ट्राइंगल का जो हमारा सम है, इंटीरियर सम है, वो हमारा 180 डिग्री होगा। अब दोस्तों तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो आपका है यहाँ पर, आपका जो यहाँ पर आपने स्टेटमेंट दिया है, जो सेंटेंस दिया है, वो आपका सही है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, हमने इसे जज कर पाए हम। तो अगर हम जज कर पा रहे हैं इसे, तो आपका जो है सेंटेंस है ये चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट में, ठीक है। अगर हम इसे जज नहीं कर पाते, ठीक है, अगर इसे जज नहीं कर पाते तो ये हमारा क्या होता, स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर आप उसे जज कर पा रहे हो तो वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं आगे सेकेंड हमारा एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपका इस तरह से होता है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर टाइप। यहाँ पर आपको 4 एंगल देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इसका इंटीरियर सम क्या होता है, जब आपके 3 एंगल का सम 180 हो रहा है तो 4 एंगल का 180 तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसका जो सम होता है वो आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका दोस्तों यहाँ पर सम होता है ना, वो होता है 360 डिग्री। तो हम इसे जज कर पा रहे हैं, ये हर किसी को पता है आज, ठीक है, कि जो हमारा सम है एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के, उसका जो सम है वो 360 डिग्री जाता है। तो यहाँ पर आप जज कर पा रहे हो कि ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। तो जब आप जज कर पा रहे हो तो ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। तो इजी सा फंडा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल से आप क्या हो जाओगे, एकदम जो थर्ड लास्ट वाला एग्जांपल है उससे आप एकदम पक्के हो जाओगे कि हमारा आखिर स्टेटमेंट होता क्या है। वैसे तो इन 2 एग्जांपल से ही आप समझ गए होंगे, अगर स्टेटमेंट को जज कर पा रहे हैं तो वो एक सेंटेंस से स्टेटमेंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, यानी कि बन जाएगा। अगर जज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस ही रहेगा। बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। x + 10 हमेशा ग्रेटर होता है 15 से, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर का साइन है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल कह रहा है x + 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये सेंटेंस क्यों है और स्टेटमेंट क्यों नहीं है। मान लीजिए आपने 1 ले लिया x की जगह, तो 1 + 10 कितना हो जाएगा, 11। तो 11 इज नॉट ग्रेटर देन 15। जी हाँ दोस्तों, 11 इज नॉट ग्रेटर देन 15। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए x की वैल्यू हमने 5 से कम रखी तो ये क्या रहेगा, हमारा 15 नहीं होगा। तो ये इसे हम जज कर पा रखे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अब अगर इसे हम सेंटेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पक्का नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम पक्के से नहीं कह सकते कि ये हमारा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने कंडीशन रख दी, वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर कंडीशन रख दी ग्रेटर देन 5। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक कंडीशन रखी है वेयर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से बात को सुनिएगा बिना पलक झपकाए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू में क्या कह रहा हूँ, 5 से कम नहीं होगी कभी भी, 5 से ज्यादा ही रखना है, फिर वो आप 100 रखो या कितना भी रखो। तो मान लीजिए x पर हमने लिखा 6 + 10 इज ग्रेटर देन 15। 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है, 15 से ग्रेटर है। हम इसे प्रूफ कर पा रहे हैं और इसे हम जज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर जज कर पा रहे हो आपकी ये बड़ा है तो ये हमारा स्टेटमेंट, जी हाँ दोस्तों, सेंटेंस से ये चेंज हो जाएगा स्टेटमेंट में। इजी सा फंडा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू नहीं बताते हो, ठीक है, सिर्फ ये रखते हो कि x + 10 हमेशा बड़ा होता है 15 से, ये सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, तो यही बात सही होगी क्योंकि x का आपने कुछ कंडीशन नहीं रखी है, x की ना तो वैल्यू बताई है। तो हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। तो एक बार जब आप कंडीशन रख दोगे x के लिए, चाहे वो कुछ भी रखो, तब वो क्या होगा, सेंटेंस से स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट आपको क्लियर समझ में आया, एकदम क्लैरिटी हो रही है, ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड टॉपिक हम हमारा देख लेते हैं, एक्सियम एंड पोस्टुलेट। तो यहाँ पर एक्सियम एंड पोस्टुलेट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेंगे, ठीक है, डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन कह रहा है दोस्तों सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिख रहा है। अब अगर स्टेटमेंट आ रहा है यानी कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आपने स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मेन बात क्या आ जाती है, स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट कराया, स्टेटमेंट से स्टार्ट कराया। किसी ने यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नहीं पता थी उसके लिए मैंने स्टेटमेंट को डिटेल में समझाया था। अब दोस्तों यहाँ पर सुनिएगा इसकी डेफिनेशन को। सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट used throughout mathematics and not specially linked to geometry are called axiom, while यानी कि अगर हम अब पोस्टुलेट की बात करें तो those specific to geometry are known as postulates। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारी डेफिनेशन, सेल्फ एविडेंट यानी कि हो जाता है यहाँ पर आपको कोई प्रूफ की आवश्यकता ना हो, ठीक है, नो प्रूफ रिक्वायर्ड। सेल्फ एविडेंस को आप ये भी कह सकते हो नो प्रूफ रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं। तो दोस्तों आगे आप देख सकते हो, आगे कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी कि सही स्टेटमेंट्स। आगे कह रहा है दोस्तों यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो सही हो और उसे कोई सा भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं हो, यानी कि कैसा भी प्रूफ, ठीक है, कोई सा भी प्रूफ उसे रिक्वायर नहीं हो, तो वो क्या मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो और वो दोस्तों जियोमेट्रिक से लिंक नहीं हो, स्पेशली वो जियोमेट्री के लिए नहीं हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सियम कह सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ इसका मतलब हो रहा है एक ऐसा स्टेटमेंट जो सही हो और उसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है, मैथ्स के अंदर की बात हो रही है, यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट सही है, ट्रू स्टेटमेंट है और उसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर मैं ध्यान से सुनिएगा, नहीं है और वो स्पेशली लिंक्ड नहीं करता है हमारे जियोमेट्री पर, तो वो हम क्या कह सकते हैं, उससे एक्सियम कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम पोस्टुलेट की बात करें तो पोस्टुलेट और एक्सियम, ठीक है, दोनों एकदम सगे भाई की तरह है। पोस्टुलेट और एक्सियम की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एक्सियम क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों ये एकदम सगे भाई की तरह है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर पोस्टुलेट की जो आपकी वो डेफिनेशन है वो है दोस स्पेसिफिक टू जियोमेट्री आर नोन एज पोस्टुलेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूरी वापस से पूरी डेफिनेशन को देखेगा, हमने एक्सियम में क्या पढ़ा, एक सही एविडेंट यानी कि उसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं और एक सही स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के अंदर अगर यूज किया जाता है और स्पेशली लिंक्ड नहीं होता है जियोमेट्री से, तो वो हमारा क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, वो हमारा एक्सियम होता है। अगर पोस्टुलेट की बात की जाए तो एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं और वो स्पेशली कहां पर यूज किया जाता है, स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक टू जियोमेट्री पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इजी सा फंडा है, ज्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है, सिर्फ बात क्या है, एक्सियम जो है वो यूज नहीं होते हैं जियोमेट्री में, ठीक है, और अगर जियोमेट्री में यूज कर जाने की बात करें तो वो है हमारे पोस्टुलेट, ठीक है, इन्हें हम कहाँ पे यूज करते हैं, जियोमेट्री में। ये हल्का सा इनमें डिफरेंस है, यहाँ पर आपको डिफरेंस मैंने बता दिया, क्या यहाँ पर हमें एक्सियम हम यूज नहीं करते जियोमेट्री में और पोस्टुलेट को यूज करते हैं जियोमेट्री में, सिर्फ इतना सा हमारा जो है वो डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आशा करता हूँ आपको एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में समझ में जो है वो आ गया होगा। एक और बार दोस्तों इसमें मैं आपको डीप में समझा देता हूँ एग्जाम्पल के सहित। अब यहाँ मान लीजिए एक ऐसा स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट हम पकड़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इसे कोई ना नहीं कह सकता। सूर्य भगवान जो है वो रोज उगते हैं, ठीक है, उगते हैं तो ईस्ट से ही उगते हैं, ठीक है,
कभी भी वो वेस्ट से उगे जी नहीं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, और इसे कोई प्रूफ की भी रिक्वायर नहीं है, ठीक है। यही मेन बात है दोस्तों, नो प्रूफ रिक्वायर्ड टू सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये एक सेल्फ एविडेंट में आ जाता है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। सनराइजेज इन द ईस्ट, आज सबको पता है सूर्य उगता है, सुबह उगता है, ईस्ट से उगता है, ठीक है, और ढलता है, शाम को ढलता है, वेस्ट में ढलता है। तो ये आपको सभी को पता है, एक सही बात है ये, और क्या है, खुद में सेल्फ एविडेंट है, इसको कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा खड़े होके कह दे कि कल से हमारा जो सन है वो वेस्ट में से राइज करेगा, तो ये बात कोई उसकी नहीं मानेगा, क्योंकि दोस्तों जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर एक हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसे आप क्या कह सकते हो, एक्सियम कह सकते हो। ये दोस्तों मैंने आपकी रियल लाइफ से कोरिलेट करा है, आपको ये यूज करना है मैथमेटिक्स के थ्रू आउट में, यानी कि अंदर अंदर मैथमेटिक्स के। अब यहीं पर एक ऐसी बात है दोस्तों जो आपको डिफरेंस याद करने की जरूरत होती है। एक्सियम हमारा जियोमेट्री में यूज नहीं होता है, स्पेशली लिंक्ड नहीं होता है, साथ ही में पोस्टुलेट हमारा जियोमेट्री में स्पेसिफिक होता है, यानी कि वो जियोमेट्री में यूज होता है। लेकिन जी दोस्तों यही बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारा जो आज के नाउ डेज है, ठीक है, नाउ डेज जो अभी चल रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आज कोई डिफरेंस नहीं रह गया है हमारे एक्सियम और पोस्टुलेट में, ठीक है। पोस्टुलेट और एक्सियम में जो है हमारे कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं रह गए हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्टुलेट को ही सब एक्सियम कहते हैं और एक्सियम को ही पोस्टुलेट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोस्टुलेट है उसका नामो निशानी मिट गया है, क्योंकि दोस्तों पोस्टुलेट को भी आजकल लोग क्या कहने लग गए हैं, एक्सियम ही कहने लग गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने सही से समझा है पोस्टुलेट और एक्सियम को डीप में, तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है, 1% का डिफरेंस आता है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर अवश्य होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बता दी। तो दोस्तों यही है हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट। यहाँ पर माना जाए तो दोनों ये सगे भाई हैं, ठीक है, सगे यहाँ पर ये भाई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने कवर करा है वो है हमारा थ्योरम। देखते हैं आखिर थ्योरम और एक्सियम और पोस्टुलेट में आखिर क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों चलिए हमारे थ्योरम की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक थ्योरम की डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने थ्योरम लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप स्टेटमेंट इसका देख सकते हो, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। बात खत्म, ठीक है। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम जज कर सके, वो क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम जज कर सके और जिसे प्रूफ की आवश्यकता हो, जी हाँ दोस्तों, वही हमारा कहलाएगा थ्योरम, ठीक है। यही बात है, एक स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता हो वो हमारा थ्योरम कहलाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से बात को समझिएगा, स्टेटमेंट यानी कि क्या हो गया, जिसे हम जज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसे जज नहीं कर सकते हैं, देन जो हमारा सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। इट ऑलरेडी जो हमारा सेंटेंस है, अगर हम उसे जज नहीं कर पाएंगे तो वो सेंटेंस का सेंटेंस ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर हम उसे जज कर सकते हो कि यह सही है या गलत है, तो वो स्टेटमेंट में चेंज होगा, और वही स्टेटमेंट जिसको प्रूव करना पड़े वो हमारा थ्योरम कहलाता है। बात एकदम क्लियर है, एकदम पानी की जैसे सफेद है। थ्योरम वो होता है जो स्टेटमेंट होता है उसे हमें प्रूफ करना पड़े, उसे हम थ्योरम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लैरिटी हो रही है, थ्योरम एकदम इजी से क्लैरिटी यहाँ पर हो रही है। बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सम ऑफ एंगल है अराउंड अ पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके आसपास का जो एंगल है वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो जी हाँ अवश्य होगा, यानी कि एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम ऐसे ही नहीं कह सकते ये 360 डिग्री है, हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी आइडेंटिटी है वो कुछ भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो थ्योरम को हम रिलेट कर सकते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट से, क्योंकि दोस्तों जब आपको थ्योरम को प्रूफ करना पड़े तब वो थ्योरम आखिर प्रूफ किसी न किसी से तो करना पड़ेगा ना,
ठीक है, यानी कि थ्योरम एक थ्योरम यूज करता है, खुद स्वयं थ्योरम एक थ्योरम को यूज करता है और उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक्सियम और पोस्टुलेट की सहायता चाहिए होती है। यहाँ पर दोस्तों आप कोरिलेट अगर इनडायरेक्टली देखोगे तो थ्योरम हम रिलेट कर सकते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट से। इजी सा फंडा है दोस्तों एक्सियम और पोस्टुलेट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए एक थ्योरम है, यहाँ पर आपको कहा गया है पॉइंट अराउंड यहाँ पर 360 डिग्री कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरम यूज करके आपको इसे बताना पड़ेगा कि जी हाँ इसके आसपास का जो एंगल है वो 360 डिग्री है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है, थ्योरम है यहाँ पर, तो थ्योरम को यूज करना पड़ रहा है। और एक थ्योरम किसकी सहायता ले रहा है, हमारे एक्सियम और पोस्टुलेट की, दोनों हमारे सगे भाइयों की। तो दोस्तों यहाँ पर इजी सा फंडा है, क्लियर एकदम बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट है उसे आप कोरिलेट कर सकते हो थ्योरम से, क्योंकि थ्योरम हमारा एक्सियम और पोस्टुलेट से की सहायता से ही बनती है। अब दोस्तों सेकंड एग्जांपल देखें तो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, यहाँ पर ए आएगा दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक, इज 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है ट्रायंगल का इंटीरियर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन ये कहीं अपने आप तो पैदा नहीं हो गया कि ट्रायंगल की सम को हम 180 डिग्री कहते हैं। एक आइडेंटिटी बनी, एक थ्योरम बनी, उससे हमें इससे रिलेट करा और वो थ्योरम को हमने उसकी सहायता मांगी एक्सियम और पोस्टुलेट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 180 डिग्री हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना, अगर पता नहीं होता तो हम एक थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी थ्योरम का, और वो थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं, एक्सियम और पोस्टुलेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो चीज यूज करते हैं। तो यही दोस्तों कुछ थ्योरम का फंडा है, एकदम इजी फंडा है, कुछ डिफिकल्ट वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका थ्योरम भी एकदम क्लैरिटी से कंप्लीट हो गया है, कुछ ज्यादा इसका फंडा नहीं, ये भी एकदम सीधा है, ठीक है। दोस्तों बात आती है मेरे एंड टॉपिक की, जो मैंने यहाँ पर लिया था लास्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम जो अपना टॉपिक है कोरोलरी उसे हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं कोरोलरी की ओर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी, ठीक है, डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। अ स्टेटमेंट whose truth can easily be deduced from a theorem, यानी कि मान लीजिए आप एक थ्योरम यूज कर रहे हैं या आपकी थ्योरम चल रही है, ठीक है, यहाँ पर एंड में एक आंसर आने वाला है, तो जब इसे आप प्रूफ करोगे तो वो हमारी कोरोलरी कहलाएगी। इससे दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन करने में आपको भी दिक्कत हो सकती है, आप कभी कोलोरली कह सकते हो, लेकिन आपको डिफाइन अच्छे से करना है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसे अच्छे से बोलना है, कोरोलरी, ठीक है। इजी सा वर्ड है, दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ स्टेटमेंट यानी कि रिवाइज भी हम एक बार करेंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि जिसे हम जज कर पाए, ठीक है, वो सही है या गलत, whose truth can easily, ठीक है, यानी कि थ्योरम में से यहाँ पर हम क्या कर सके, सही को पता लगा सके, वो स्टेटमेंट हम कोरोलरी कहते हैं, ठीक है। कोरोलरी का कुल मिला के एक ही मतलब है कि एक ऐसी थ्योरम जिसको आप यूज कर रहे हो ताकि आगे जाके आप उसे प्रूफ कर सको, ठीक है। यानी कि एक ऐसी थ्योरम, ध्यान से सुनेगा दोस्तों और देखिएगा अभी बिना पलक झपकाए, एक ऐसी थ्योरम जिसे आप यूज कर रहे हो ताकि आप किसी चीज को आगे प्रूफ कर सको, ठीक है, आगे जाकर आप उसे प्रूफ कर सको, यही कोरोलरी कहलाता है। यानी कि एक और बार आपको रिपीट कर देता हूं, एक ऐसी थ्योरम यानी कि एक ऐसी थ्योरम जो आप यूज करते हो किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो उसे हम कोरोलरी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर करा स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर टॉपिक कवर करा। सेकंड बात करें तो दोस्तों सेकंड बात आ जाती है यहाँ पर एक्सियम एंड पोस्टुलेट, ठीक है, ये दोनों सगे भाई हैं इसलिए इनके साथ में लिख देते हैं पोस्टुलेट। अब दोस्तों थर्ड टॉपिक अगर हम बात करें तो थर्ड टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर थ्योरम, ठीक है,
और फोर्थ टॉपिक कोरोलरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुल 4 टॉपिक लिए हैं, ठीक है। अगर पोस्टुलेट को अलग करते हो, दो सगे भाई को जुदा करते हो, तो यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टेटमेंट, फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टेटमेंट लिया है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम जज कर पाए सही है या गलत, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसे हम जज कर सके कि वो सही है या गलत है, उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक्सियम की जहां तक बात करें तो एक्सियम का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा जो यहाँ पर आप एक और बार इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, सेल्फ एविडेंट, ठीक है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सही हो और खुद में प्रूफ यानी कि एविडेंट हो और नो प्रूफ उसको रिक्वायर हो, ठीक है। और वो यहाँ पर स्पेसिफिक डेफिनेशन के लिए यहाँ पर यानी कि जियोमेट्री के लिए यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है। और पोस्टुलेट की बात करें, ठीक है, पोस्टुलेट्स की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पोस्टुलेट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है जिसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो जियोमेट्री में यूज होता है। तो बात ही आ जाती है ये जियोमेट्री में यूज होता है, ये जियोमेट्री में यूज नहीं होता है। बाकी दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, तो हमारा ये भी एक कंप्लीट हो जाता है। थर्ड टॉपिक की बात करें थ्योरम। तो दोस्तों थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या आपको एक और बार मैं यहाँ पर बता देता हूं। थ्योरम, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ। थ्योरम में तो दोस्तों एकदम क्लियर पानी की तरह साफ यहाँ पर फंडा है, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, बात खत्म। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम जज कर पाए कि वो सही है या गलत, उसे प्रूफ की आवश्यकता हो। थ्योरम यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे प्रूफ की आवश्यकता हो, उसे हम थ्योरम कहते हैं, यानी कि प्रूफ रिक्वायर्ड। अब अगर हम यहाँ पर लिख देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है। अब अगर हम एक्सियम और पोस्टुलेट को कोरिलेट करें थ्योरम से, या इसके डिफरेंट देखें, डिस्टिंग्विश करें, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सियम और पोस्टुलेट को नो प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, उन्हें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक थ्योरम की बात की जाए, यहाँ पर थ्योरम की बात की जाए तो थ्योरम को जो है वो प्रूफ की रिक्वायर होती है, यानी कि उसे प्रूफ की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है कोरोलरी, ठीक है। कोरोलरी यानी कि दोस्तों आप एक ऐसे थ्योरम यूज करते हो जिससे आप उसे यूज करके यानी कि थ्योरम को यूज करके आप बाद में किसी चीज को क्या करते हो, प्रूफ करते हो, उसी को हम कोरोलरी कहते हैं। इजी सा फंडा है, यहाँ पर एक और बार डेफिनेशन देख सकते हो, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन इजीली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम इज कॉल्ड इट्स कोरोलरी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इजीली हमने यहाँ पर सब कुछ सोल्व कर लिया है। तो यही कुछ आता है दोस्तों यूक्लिड्स जियोमेट्री के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और दोस्तों अगर आपको और डीप में यूक्लिड्स जियोमेट्री पढ़ना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।